क्या आप परेशान हैं? बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे जो है आप लोग के लिए ना मैथ और साइंस के बिल्कुल शॉर्ट एंड हॉट ट्रिक कराए जाते हैं, तो आप बोर्ड एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। हम जानेंगे कि वृषण और अंडाशय से बच्चे का निर्माण जो है कैसे होता है। क्या आप जानते हैं कि बच्चा जो है कैसे उत्पन्न होता है? बच्चा उत्पन्न करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका जो है आज मैं आप लोग इस वीडियो में बताने वाला हूं। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम लोग के महत्वपूर्ण टॉपिक जो है पढ़ने वाले हैं क्या, रिप्रोडक्शन सिस्टम, यानी कि जनन। मैंने कल जो है आप लोगों को बताया था कि जनन के दो प्रकार होते थे, एक अलैंगिक जनन, दूसरा क्या था मेरा लैंगिक जनन। तो यहाँ जो है हम सबसे पहले जानेंगे कि जनन का इंग्लिश में जनन को हम क्या बोलते हैं। तो जनन को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन सिस्टम बोल सकते हैं यार। यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम का अर्थ क्या होता है? जनन क्रिया, ठीक है। और जनन जो है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला जनन का नाम जान लेंगे, पहला होता है लैंगिक जनन। क्या होता है? लैंगिक जनन। और दूसरा मेरा क्या होता है? अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब जो है थोड़ा सा इंग्लिश में भी इसका नाम जान लेते हैं कि लैंगिक जनन को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसे हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अलैंगिक जनन को बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जनन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो जनन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होगा मेरा? लैंगिक जनन, और दूसरा क्या होगा मेरा? अलैंगिक जनन। अब जो है हम तो जनन जान गए कि जनन क्या होता है, तो रिप्रोडक्शन सिस्टम। लेकिन जनन का परिभाषा जो है क्या होता है, कि जनन का परिभाषा जो हम कैसे दे सकते हैं कि जनन जो है होता है कि अपने जैसे संतानों की क्या है, अपने जैसी संतानों की वृद्धि करे या उत्पन्न करे, उसे हम क्या कहते हैं? जनन। तो जनन आप डिफिनेशन जो है याद रखिएगा कि अपने जैसे संतानों की वृद्धि करे उसे जनन कहते हैं। अपने जैसे संतानों की वृद्धि करे उसे हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। तो जनन क्लियर हो गया। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन के डिफिनेशन जो है हम जानेंगे कि लैंगिक जनन जो क्या होगा, अलैंगिक जनन क्या होगा। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन जो है हम थोड़ा सा जानेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि लैंगिक जनन क्या होता है। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत जो है यहाँ पे आते हैं क्या? जीव और जंतु। तो जीव जंतु जो होगा ये क्या होगा हमारा? लैंगिक जनन के अंतर्गत आएगा। और अलैंगिक जनन के अंतर्गत क्या आएगा, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत जो है क्या आएगा? तो यहाँ ओनली फॉर आएगा आपका क्या? पेड़ और पौधा, पेड़ और पौधा। इसको आपको याद रखना होगा हमेशा के लिए, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या? हमारे जीव जंतु, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत क्या? हमारा पेड़ और पौधा। अब हम जानेंगे थोड़ा सा डीपली ढंग से कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जीव जंतु के साथ कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप जानेंगे। और इसमें जो है कौन कौन लोग जो है हिस्सा लेते हैं। उसके बाद यहाँ जानेंगे हम कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, यानी कि पेड़ पौधे में क्या होते हैं, और इसमें कौन कौन से जो है लोग शामिल होते हैं। यानी कि यह तो आमतौर पे आप बोल सकते हैं इसे क्या हम कि यह पेड़ पौधा। तो इसमें जो है ओनली फॉर पेड़ पौधे यानी पादप से रिलेटेड होगा। यहाँ पे दिया गया है जीव और जंतु। तो जीव और जंतु दिया गया है, तो पहले जो है इसे आप पहले नोट कर लीजिएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, उसके बाद जो है हम आगे की ओर चलेंगे। बनो चलेंगे। अब यहाँ से जो है हम थोड़ा सा ध्यान देंगे टॉपिक पे कि लैंगिक जनन के अंतर्गत लैंगिक जनन, यानी इसे हम क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल। एसेक्सुअल
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। अब यहाँ जानेंगे, हाँ, तो यहाँ पे जानेंगे सबसे पहले कि इसमें कौन कौन से लोग जो है भाग लेते हैं, यानी कौन कौन से लोग भाग सकते हैं। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि इसमें जो होते हैं क्या, एक नर भाग लेता है और एक मादा भाग लेता है। अब यहाँ से जो है थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आएगी, क्यों? क्योंकि लैंगिक जनन के अंतर्गत क्या होते हैं, नर और मादा भाग लेते हैं, नर और मादा भाग लेंगे। यानी कि यहाँ हम बोल सकते हैं मेल भाग लेगा और यहाँ पे क्या लेगा, फीमेल भाग लेगा। ठीक है, मेल और फीमेल ही भाग लेते हैं किसमें, लैंगिक जनन में। अब हम जानेंगे कि नर और मादा, तो नर के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद मादा के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में जानेंगे। आखिर नर और मादा इसमें लैंगिक जनन में भाग लेते हैं क्यों? यह क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि लैंगिक जनन में नर और मादा ही भाग लेते हैं क्यों? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा कि नर और मादा इसलिए लैंगिक जनन में जो है भाग लेते हैं क्योंकि यह जो है क्या करता है, अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करता है, अपने जैसे संतान की क्या करता है, उत्पत्ति करता है, या बोल सकते हैं आप वृद्धि करता है। इसलिए जो है लैंगिक जनन में क्या, नर और मादा भाग लेते हैं। यानी कि यहाँ जैसे के लिए आपको बता दिया जाए कि यहाँ अगर कोई मानव है तो मानव का बच्चा क्या होगा, मानव ही होगा। क्यों होगा भाई? क्योंकि यहाँ जो अपने जैसे संतान की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। यानी कि मैं मेल हूँ और एक पार्टनर मेरा क्या है, फीमेल है, तो दोनों जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो एक मानव का निर्माण होगा। उसी प्रकार जो है सेकंड टॉपिक पे ध्यान देते हैं, अगर यहाँ कुत्ता है तो उसका बच्चा क्या होगा, कुत्ता ही होगा। अगर यहाँ बिल्ली है तो उसका बच्चा क्या होगा, बिल्ली ही होगा। एकदम क्लियर है कि बिल्ली होगा। अगर शेर है तो उसका बच्चा शेर ही होगा। गाय है तो उसका बच्चा गाय ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि कुत्ता में भी मेल और फीमेल होते हैं, बिल्ली में भी मेल और फीमेल होते हैं, और शेर में मेल और फीमेल होते हैं। यानी कि पूरी लैंगिक जनन में मेल और फीमेल से रिलेटेड जो है हमें बातें करनी है, और यह सबसे इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक आपके लिए है। तो इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे कि अब इसमें जो है हमें महत्वपूर्ण भाग जानना है कि नर और मादा, और कि इसमें जानना है हमें नर और मादा, नर और मादा। फिर से नया शुरू होता और मादा। अब हम यहाँ पे जानेंगे कि आखिर नर में क्या होता है और मादा में क्या होता है, यानी कि नर में क्या पाया जाएगा और मादा में क्या पाया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि नर में जो है हमेशा क्या पाया जाता है, ब्रीशन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ब्रीशन, यानी इसे हम बोलते हैं स्पर्म। इसे हम इसमें क्या पाया जाता है, स्पर्म पाया जाता है। और मादा में क्या पाया जाता है, मादा में क्या पाया जाता है, तो मादा में पाया जाता है क्या, अंडाणु, चाहे इसे बोल अंडाशय भी बोल सकते हैं। इसमें क्या पाया जाएगा, महिलाओं में अंडाशय, इसे जो है हम ओवरी बोलते हैं। इसमें हम क्या इसको बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। यही दोनों के मेल से क्या होता है, नई जीवों की उत्पत्ति होती है। अगर स्पर्म मिलेगा किसके साथ, ओवरी के साथ, तो क्या होगा, बच्चा उत्पन्न होगा। अगर स्पर्म ओवरी के साथ नहीं मिल रहा है तो कभी जीवन में बच्चा पैदा नहीं होगा। इसका डिटेल्स जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ देखेंगे कि कैसे जो है स्पर्म ओवरी के साथ जो है मिलता है। तो स्पर्म जो होता है यूं आकार का ऐसे होता है, यूं आकार का ऐसे स्पर्म होता है। यानी कि मेल में स्पर्म की संख्या जो होती है लगभग करोड़ों में होती है। यानी 10 लाख लगभग जो है, लगभग 10 लाख, चाहे या बोल सकते हो आप इसे करोड़ों में जो है यह स्पर्म की संख्या पाई जाती है। क्योंकि यह अत्यंत छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया टाइप के छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो लगभग जो है 10 लाख से ऊपर जो है इसमें स्पर्म
एक मेल में पाया जाता है। और ओवरी जो है, एक ओवरी कैसा होता है, तो ओवरी आपका यूं आकार का गोला होता है, यानी कि अंड जैसा होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि यह स्पर्म जो है, शुक्राणु जो है, यह अंडाशय के साथ जो है कैसे मैच करेगा, कैसे मिलता है। तो इस दोनों में जो है फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, यानी कि निषेचन की जब क्रिया होगी तो अंडाशय, शुक्राणु और अंडाशय आपस में जाकर क्या होंगे, मिलेंगे। यानी कहने का मतलब जो हुआ कि अगर यहाँ नर है और यह जो है मान लो मादा है, यह दोनों जब आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, तो युग्मनज का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होगा। और युग्मनज के निर्माण के होने के बाद जस्ट बाद में एक भ्रूण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण के बाद जो है किसका निर्माण होता है, गर्भाशय का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि यह दोनों जब मेल और फीमेल आपस में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा, युग्मनज का निर्माण होगा। युग्मनज के बाद जो है किसका निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण। अब भ्रूण के निर्माण के बाद गर्भाशय के निर्माण। गर्भाशय 9 महीने तक रहता है। गर्भाशय कितने दिनों के लिए रहता है, 9 मंथ के लिए होता है। और 9 महीने बाद जो है एक सुंदर सा बेबी इस धरती पर आता है। यानी कि अंडाशय और शुक्राणु और क्या, अंडाशय। अब देखेंगे कि अंडाशय की क्रिया कैसे होती है और शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है और अंडाशय का निर्माण कैसे होता है, तो इसको थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए। अब हम जानेंगे क्या शुक्राणु का निर्माण जो है कैसे होता है। यानी कि सबसे पहले जो है हम मेल के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में जानेंगे, उसके बाद फीमेल के महत्वपूर्ण पार्ट्स के बारे में जानेंगे। क्यों जानेंगे, क्योंकि मेल और फीमेल की क्रिया को ही हम क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। क्योंकि शुक्राणु हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपके शरीर में शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा तो आप जो है क्या कहलाएंगे, छक्का कहलाएंगे, यानी कि हिजड़ा कहलाएंगे। सिंपल बात है, अगर आपके अंदर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है तो क्या है, आप छक्का है या आप हिजड़ा है। ये सिंपल बात जान लीजिएगा। तो शुक्राणु से ही मर्द की क्या होती है, पहचान होती है। अगर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है तो कैसे जो है शुक्राणु का निर्माण होगा और कैसे जो है आप साबित करिएगा कि मैं मर्द हूँ या आपको पता लगेगा कि मैं छक्का हूँ। कैसे किसी बच्चों को पता लग जाता है छोटी सी उम्र में कि वह छक्का है, और छोटी सी उम्र में ही किसी को पता लग जाता है क्या एक शुक्राणु है। तो इसके प्रमुख जो है लक्षण है कि शुक्राणु का अगर निर्माण हो रहा है तो शुक्राणु जो होता है किसमें होता है, टेस्टोस्टेरोन में जो है यह निर्माण आपका होता है। तो टेस्टोस्टेरोन जो है कहाँ पाया जाता है, तो टेस्टोस्टेरोन का जब निर्माण होगा तो आप फीमेल के पीछे आकर्षित होइएगा। तो फीमेल के पीछे जो बच्चा आकर्षित होता है तो समझिए उसके अंदर शुक्राणु का निर्माण हो रहा है और वह क्या है, एक मर्द है। इससे जो है आप साबित कर सकते हैं। तो इसके चलिएगा महत्वपूर्ण बातों को जो है हम डिटेल से जानेंगे। पहली बात जो है, एक शुक्राणु जो है निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु जो है निर्माण होता है टेस्टोस्टेरोन में। किसमें, टेस्टोस्टेरोन में। अब मेल के सबसे जो है पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा हम जो है देख लेते हैं। तो यहाँ टेस्टोस्टेरोन का निर्माण जो है हम बता रहे हैं आपको, यहाँ फिगर के माध्यम से जो है आप दे सकते हैं। ऐसे जो है मेल के एक सबसे महत्वपूर्ण जो है ये पार्ट्स हैं, यानी कि मेल के जनन अंग भाग, क्या बोल सकते हैं, यानी कि मानव के जनन अंग भाग जो है यही आपका फिगर है। देखिए यह जो है दो क्या है, अंड है। क्या है, अंड है। ये दोनों क्या है, अंड है। क्या है, अंड है। याद रखिएगा ये दोनों क्या है, अंड। इसको हम क्या बोलते हैं, अंड बोलते हैं। अब यहाँ ध्यान देंगे कि ये जो मैं ग्रीन कलर का कर रहा हूँ ना, इसको याद रखिएगा कि यह ग्रीन कलर जो है यही जो है आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन है। क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। यह क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। और यही टेस्टोस्टेरोन के वजह से जो है आप अपने आप को मर्द साबित कर सकते हैं। यही टेस्टोस्टेरोन है। और यह निर्माण कैसे होता है, तो यह टेस्टोस्टेरोन जो है एक झिल्ली से जो है क्या होता है, ढका हुआ रहता है। अगर आप देखे होंगे कि अगर हम कोई बात अगर सोच रहे हैं तो यह टेस्टोस्टेरोन जो है बाहर निकल जाता है।
तो आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि टेस्टोस्टेरोन जो है यानी कि आपका स्पर्म जो है बाहर कैसे निकल जाता है, क्यों टेस्टोस्टेरोन की क्रिया तेज होती है जिसके वजह से जो है आपका स्पर्म बाहर की ओर गिरता है। तो यहाँ जो है आप समझिए थोड़ा सा पहले कि यह दो क्या है, मेल के शुक्राणु जो है इसी में निर्माण होते हैं, किसमें, टेस्टोस्टेरोन में। किसमें निर्माण होते हैं, टेस्टोस्टेरोन में। टेस्टोस्टेरोन में किसमें निर्माण होंगे, तो टेस्टोस्टेरोन में जो है क्या होता है, शुक्राणु निर्माण आपका होता है। और यह शुक्राणु जो है यह वेश्म नलिकाओं से होते हुए, यह कौन नलिका है, वेश्म नलिका। कौन सी नलिका है, यह वेश्म नलिका है और ये वेश्म नलिका से होते हुए बाहर की ओर जो है यह निकलता है। ठीक है, अब यह दो क्या है, तो यह वेश्म नलिकाएं हैं और इस दोनों नस को हम क्या बोलते हैं, वेश्म नलिका। क्या बोलते हैं, वेश्म नलिका नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेश्म नलिका बोलते हैं, यानी कि इसे हम नली बोलते हैं। और यह नली जो होती है यह टेस्टोस्टेरोन को आगे की ओर बढ़ाती है, यानी कि लेकर जाती है। अगर इसी वेश्म नलिकाओं को काट दिया जाए और आपस में काट कर इसे बांध दिया जाए धागे से, यहाँ से काट दिया जाता है, यहाँ जो जोड़ होता है, यहाँ पे क्या होता है, जोड़ होता है, और इस यही जोड़ से क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को काट दिया जाता है। इस नली को, वेश्म नली को क्या करते हैं, काट दिया जाता है और काटने के बाद पुरुष नसबंदी हो जाता है। इस नस को काट दिया जाए तो क्या होगा, पुरुष नसबंदी होगा। यानी कि यह जो पुरुष होगा, इस यह पुरुष है जो, यह जो पुरुष है, यह पुरुष है, तो इसका जो है वेश्म नलिका काट दिया जाए तो यह कभी भी पिता नहीं बन सकता है। क्या हो सकता है, पिता नहीं बन सकता है। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ जो टेस्टोस्टेरोन निर्माण हो रहा है इस अंड में, इस अंड में क्या हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन जो है निर्माण हो रहा है, तो इस नस से जो तो आगे की ओर जिस्म से गिरेगा ही नहीं। तो जब यह जिस्म से गिरेगा ही नहीं, यानी कि इसकी शक्ति जो है यहीं पे क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। और जब यह शक्ति खत्म होगी तो यह कभी भी पिता इंसान जो है यह नहीं बन सकता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, नसबंदी बोलते हैं। यह मेल में भी होता है और फीमेल में भी जो है यह होता है नसबंदी। तो नसबंदी इसलिए लोग करा लेते हैं कि ज़्यादा अगर किसी की जनसंख्या नियंत्रण बढ़ रही है तो वह एक ही उपाय कर सकता है, क्या, नसबंदी करा दीजिए, झमेला खत्म, कभी जीवन में बच्चा नहीं होगा। तो आप याद रखिए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण याद रखिए टेस्टोस्टेरोन में उत्पन्न होता है। और यह जो दो नली होती है, इसके साथ इस नली का क्या नाम है, वेश्म नलिका। और यह नलिकाएं जो होती है क्या होती है, नसबंदी की सहायता प्रदान करती है। नसबंदी भी इसे हम करा सकते हैं, इस नस को काट देंगे तो क्या हो जाएगा, नसबंदी। अगर इस नस को नहीं काटेंगे तो ये क्या नली होगी, वेश्म नली होगी। यह हमारा क्या है, जिस्म है। तो यह शुक्राणु का ऐसे ही निर्माण होता है। अब थोड़ा झलक जानेंगे कि इसमें शुक्राणु के निर्माण में, क्योंकि इसके बारे में जो है आपको मैं डिटेल्स में बताऊंगा। कब, तो नेक्स्ट कभी क्लास में जो है आपको बताऊंगा कि शुक्राणु के निर्माण जो होते हैं कैसे होते हैं, किस प्रोसेस से होते हैं। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा क्लास में बताने में मुझे शर्म भी आ रही है ना जी, क्योंकि यहाँ लड़की और लड़का दोनों हैं, तो थोड़ा सा शर्मा रहा है। जब मैं अकेले रूम में हो जाऊंगा तो आपको फुल डिटेल्स में जो है इसके बारे में बता दूंगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा जानेंगे अंडाणु का निर्माण जो है कैसे होगा। इसको थोड़ा सा पहले नोट कर लीजिए आप, चलो करो। हाँ, तो अब देखेंगे क्या हम अंडाणु का निर्माण, थोड़ा सा अंडाणु के निर्माण में भी जो है थोड़ा सा मतलब चर्चा कर देते हैं। चाहे अंडाणु या अंडाशय का ही निर्माण बोल दिए, अंडाशय का निर्माण। देखिए अंडाशय का निर्माण तो सबसे पहले एक फीमेल जो है, थोड़ा सा बाई मिस्टेक, फीमेल का जो है एक महत्वपूर्ण पार्ट्स होते हैं। ये औरत के महत्वपूर्ण जो है पार्ट्स हैं, ठीक है। ऐसे जो है फीमेल के पार्ट्स होते हैं। और इसमें जो है किसका निर्माण होता है, तो अंडाशय का जो है निर्माण कैसे होता है। यही बात है हम लोग का टॉपिक कि अंडाशय का निर्माण जो है कहाँ पे होगा। तो पहले यहाँ ध्यान देंगे कि फीमेल में जो है 2 अंडाशय पाए जाते हैं। कितने अंडाशय पाए जाते हैं, 2 अंडाशय।
यह 2 है, क्या है, 2 अंडाशय है। मैं इसको ग्रीन थोड़ा सा कर देता हूँ या रेड कर देता हूँ, ठीक है। यह जो अंडाशय आप दिख रहे हैं, यह रेड कलर का जो दिख रहा है, यह क्या है, अंडाशय है। तो फीमेल के 2 अंडाशय होते हैं, ठीक है। अब यह दोनों अंडाशय जो है कैसे कार्य करता है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि यह अगर जनवरी महीना में कार्य कर रहा है तो यह आपका फरवरी महीना में काम करेगा। और यह जो है कैसे निर्माण, तो यह फरवरी में काम किया तो यह किस में काम करेगा, मार्च में। तो दूसरा यहाँ काम करेगा अप्रैल में। ऐसे करके टोटल पीरियड जो है लड़की का आता है साल में 13 बार। कितने बार, साल में 13 बार। तो पीरियड आने का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कारण है कि अंडाशय। क्या कारण है, अंडाशय। तो अंडाशय का निर्माण जो है कब होता है, तो 14 वर्ष की उम्र में, 14 वर्ष की उम्र से जो है अंडाशय का निर्माण होने की प्रक्रिया जो है क्या होती है, शुरू हो जाती है। कितने साल में, 14 वर्ष की उम्र में औरतों या लड़कियों में क्या होती है, अंडाशय का निर्माण होना शुरू होता है। और यह अंडाशय जो है परिपक्व होकर 28वां दिन जो है औरत के योनि से बाहर की ओर निकलता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गए कि 14 वर्ष की उम्र में अंडाशय का निर्माण हो जाता है, परिपक्व हो जाता है और 28 दिन बाद जो है योनि से बाहर निकलता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, मासिक चक्र बोलते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पीरियड भी बोलते हैं। तो अगर यह कौन सा महीना है, तो यह महीना जो है हमारा है अप्रैल का। तो अगर यह अप्रैल में काम कर रहा है तो यह अंडाशय जो है परिपक्व होकर 28 दिन बाद जो है 28 डेज बाद जो है यह योनि से बाहर की ओर निकलेगा। और यह मासिक चक्र कितने डेज के लिए होता है, तो आप याद रखिएगा कि 5 डेज के लिए जो होता है, क्या होता है, मासिक चक्र होता है। ठीक है, उसके बाद 5 दिन बाद जो है मासिक चक्र खत्म होता है और धीरे धीरे 14 से 14वां दिन जो है क्या होता है, याद रखिएगा कि 14वें दिन जो है यह अंडाशय जो है पूरा परिपक्व हो जाता है, यानी कि यह निषेचन क्रिया करने के लिए बिल्कुल क्या है, तैयार हो जाता है। और उस टाइम जो है 14 दिन से लेकर 21 दिन के बीच में अगर कोई औरत निषेचन क्रिया करती है तो मां बनने की संभावना जो है बढ़ जाती है। अगर कोई लड़की बहुत दिनों तक मां नहीं बनती है तो कम से कम यह टाइम जो है याद करके अगर जनन क्रिया करे या निषेचन करे तो उस समय जो है मां बनने की संभावना जो है अधिक होती है 14वें दिन से 21वें दिन के बीच में, क्योंकि उस समय यह अंड जो है क्या है, पूरे ढंग से क्या है, परिपक्व हो चुका है। तो फिर जो है 28वां डेज में क्या होगा, यह अंड परिपक्व होने के बाद यह धीरे धीरे भागों में क्या होगा, टूटेगा। और यह अप्रैल है, क्या है, अप्रैल है, तो यह मई में काम करने के लिए क्या होगा, तैयार हो जाएगा। 28 दिन बाद इसकी लाइन क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और यह काम करना शुरू कर देगा। और मई में फिर 28वां डे बाद जो है क्या होगा, मासिक चक्र आएगा। यानी कि 3 तारीख को किसी लड़की का मासिक चक्र आया है और यह ओवरी काम कर रहा है, तो यह 3 तारीख या 4 तारीख के दिन में जो है यह ओवरी काम करेगा, यानी मासिक चक्र आएगा। और जिस औरत का मासिक चक्र समय पे आता है तो वह जल्दी मां बनने की उसके अंदर संभावना बढ़ जाती है। अब हम देखेंगे कि यहाँ 2 ऊपर की लाइन है, यह क्या है, तो यह 2 ऊपर की लाइन है, जिस लाइन का नाम रखते हैं हम क्या, फिलोपियन ट्यूब। इस नली का क्या नाम है, फिलोपियन ट्यूब, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस नली का नाम क्या है, फिलोपियन ट्यूब है। यह जब निषेचन क्रिया होती है तो यह फिलोपियन ट्यूब अपने अंड को लेकर जो है यहाँ पे बैठी हुई रहती है, क्योंकि अंड जो है बाहर की ओर न आए। तो यह फिलोपियन ट्यूब अपने अंड को लेकर जो है यहाँ की और क्या रहती है, बैठी हुई होती है। दोनों साइड जो है फिलोपियन ट्यूब मौजूद होता है। तो यह फिलोपियन ट्यूब का काम क्या होता है, तो फिलोपियन ट्यूब जो है आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, यूजफुल है, क्योंकि यही जो है आपके शरीर यानी जस्ट नाभि के नीचे जो है यह मौजूद होता है। कहाँ होता है, नाभि के नीचे मौजूद होता है। इसलिए बोला जाता है कि औरतों को पेट पर लात मत मारिए। अगर पेट पर कस के किसी लड़की के या औरत को मारते हैं तो उसकी फिलोपियन ट्यूब जो है खराब होने की खतरा बढ़ जाती है।
और जब एक बार फिलोपियन ट्यूब खराब हो जाएगा तो कभी भी औरत माँ नहीं बनेगी, कभी भी माँ नहीं बनेगी। इसलिए नहीं बनेगी क्योंकि फिलोपियन ट्यूब ही क्या करता है कि अंड को लेकर जाता है। अगर निषेचन क्रिया हुआ है और शुक्राणु जो है, बहुत सारे शुक्राणु जो है निकलते हैं, ऐसे निषेचन क्रिया होगा ना तो स्पर्म निकलेगा ना जी। तो स्पर्म जो है बहुत सारे हिस्सा में जाएगा। यह काम कर रहा है तो इधर की ओर भागेगा, इधर जाएगा तो ऐसे भी यह क्या हो जाएगा, मर जाएगा। सीधे जाएगा तो फिलोपियन ट्यूब स्पर्म जो है मर जाएगा। तो इस साइड ही काम कर रहा है ना, तो इस साइड जाएगा। तो अगर फिलोपियन ट्यूब खराब हो तो यह अपने अंडाशय को लेकर यहाँ बैठेगा, बिल्कुल ही लेकर नहीं बैठेगा। और जब यह लेकर नहीं बैठेगा तो बताइए कि यह बच्चा कभी माँ बनेगी, माँ देगी भाई बच्चा? आप ये सोचिए ना, देगी? नहीं देगी, क्योंकि यह फिलोपियन ट्यूब काम ही नहीं कर रहा है। यह फिलोपियन ट्यूब काम ही नहीं कर रहा है। तो आप किसी से अनुमान लगाइए कि बच्चा देने वाली है, कोई देगी नहीं। इसलिए क्योंकि इसका अंडाशय तैयार ही नहीं हो रहा है। यह फिलोपियन ट्यूब क्या हो गया है, खराब हो गया। खराब हो गया तो यह इसमें सूजन भी हो जाता है तो फिलोपियन ट्यूब खराब हो जाता है। चोट लग जाए तो फिलोपियन ट्यूब खराब होता है। यानी इसे ये औरत को हम क्या बोल सकते हैं, जो औरत बच्चा नहीं देती उसको क्या बोलते हैं हम, बांझ। उसे क्या बोलते हैं, बांझपन। तो अधिकांश हमारे भारत में 70% औरत जो हैं अभी बांझपन का शिकार है। अभी के डेट में 70% औरत जो है माँ नहीं बन सकती है, क्योंकि कुछ ना कुछ कारण की वजह से फिलोपियन ट्यूब अधिकांश अभी के डेट में खराब हो जा रहा है। तो 70% औरत ऐसे भी माँ नहीं बन पा रही है। तो यह समस्या अभी हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है। तो जब याद रखिएगा कि जो कैसे जो है बच्चा उत्पन्न होगा, तो बच्चा माँ के ही पेट में उत्पन्न होता है, दूसरा जगह तो होगा नहीं जी। तो यह माँ के पेट में बच्चा जो है कैसे उत्पन्न होगा, यहाँ बात हम थोड़ा सा जानेंगे कि माँ के पेट में बच्चा उत्पन्न कैसे होता है। तो मानिए कि यह आपका योनि है, योनि में जो है शिश्न प्रवेश किया और वृषण जो है बाहर की ओर निकला। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। हाँ, वृषण बाहर की ओर निकलेगा तो चलिए मान लीजिए कि वृषण जो है लाखों करोड़ों की संख्या में जो है निकला है, यही ना है जी, लाखों में यह वृषण निकला है। और फिलोपियन ट्यूब कौन काम कर रहा है, फिलोपियन ट्यूब कौन काम कर रहा है, मानिए ये काम कर रहा है, फिलोपियन ट्यूब यह आपका काम कर रहा है। तो देखिए यह वृषण जो है निकला, तो देखिए यह सीधे लाइन से, यहाँ से सीधी लाइन ए इधर की ओर जाएगा तो श्वेता ये क्या हो जाएगा, मर जाएगा। क्यों मर जाएगा, क्योंकि इधर कोई जगह है नहीं है, ख़त्म। अब इधर बचा, अब इसके सीधा जो भी है, तो ये तो सीधे वाले मर गए, अब इधर वाला बचा है, यही ना बचा जी। अब इधर वाला क्या होगा कि यह इधर वाला जाके कहाँ आएगा, फिलोपियन ट्यूब के पास जाके सब रुकेगा। और यहाँ अंड जो है आकर बैठा होता है, कहाँ रहता है, यहाँ आके अंड बैठा हुआ है। और यह अंड जो है कहाँ किससे मिलेगा, तो शुक्राणु से मिलेगा। तो शुक्राणु से कैसे मिलेगा, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि शुक्राणु से जो है अंड जो है कैसे मिलेगा। तो यहाँ अंड जो है बैठा हुआ है, ठीक है, और शुक्राणु बेचारा यहाँ से भाग के यहाँ गया है, यहाँ यूँ आया है। अब यह दोनों आपस में क्या करेंगे, मिलेंगे। यह शुक्राणु इसके अंदर प्रवेश कर गया। यह जो पूंछ है, इसको हम टेल बोलते हैं, पूंछ है यह पूंछ जो है बाहर की ओर हो जाता है, और यह जो है गोल वाला मुंह ये अंडाशय के अंदर जो है ऐसे प्रवेश कर गया। अब यह अंडा जो है इसके अंदर अंडाशय में क्या हुआ, प्रवेश हुआ है। और लगभग कितने दिन बाद तक यह अंडा क्या इस वृषण इसमें जो है तैयार रहता है, तो लगभग जो है कितने दिन, 28 डेज, कितने दिन, 28 दिन तक इसमें इसको बचाकर रखता है। और यह धीरे से जो है एक कोशिका का ऐसे निर्माण इसमें हो जाता है फर्स्ट डे में, 28वां दिन में। यानी कि 3 तारीख किसी औरत का पीरियड आया है, तो 3 तारीख को पीरियड नहीं आ रहा है तो वह जो है टेस्ट कराएगी अपना, ठीक है। तो इसमें यह दिखेगा कि वो औरत क्या है, प्रेग्नेंट है। औरत क्या है, प्रेग्नेंट है, यानी कि माँ बनने वाली है। तो इतना छोटा सा इसमें निर्माण होगा। उसके बाद जो है इसी अंडाशय में, तो यहाँ पे जब ऐसे ही इसमें आया तो किसका निर्माण हुआ, गर्भ का निर्माण हो गया। तो गर्भ के निर्माण होने के बाद यह गर्भाशय का क्या हो गया, निर्माण हुआ। गर्भ से परिवर्तन किसमें हुआ, गर्भाशय में आपका परिवर्तन हुआ, और इसमें यह नन्हा सा बच्चा जो है तैयार हो रहा है। अब यह जो है दूसरे महीने की बात है। तीसरे महीने में जो है गर्भाशय थोड़ा सा बड़ा होगा, बच्चा तो उसमें बढ़ रहा है ना जी। अब बच्चा जो है इतना बड़ा हुआ, तो 3 महीना में जो इस बच्चा का सुंदर सा आँख दिखाई देने लगेगा, मुंह दिखाई देने लगेगा, इसका लिंग दिखाई देने लगेगा। यह बच्चा हमारा पता लग जाएगा कि यह बच्चा लड़की है या बच्चा क्या है, लड़का है। तो 3 महीने बाद जो है
3 मंथ बाद जो है हम पता कर पाते हैं कि यह बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की है। और संभवतः 9 मंथ बाद, कितने मंथ बाद, 9 महीने बाद जो है बच्चा जाकर निकलता है इस गर्भाशय से। तो इस प्रोसेस से जो है एक बच्चा का उत्पन्न होता है। तो अभी जो है यह अंडाशय के निर्माण ही हमने बताया है। संपूर्ण क्लास जो है आपकी कब होगी, तो मैं कभी अकेले रूम में हूँगा, तब जो है एक शुक्राणु की क्रिया और अंडाणु की क्रियाएं, दोनों क्रियाएं जो है आपको मैं बताने वाला हूं। तो या समझ लीजिए कि 1-2 दिन में जो है अंडाशय और शुक्राणु की सभी क्रियाएं जो है आपको मैं बता दूंगा, क्योंकि इस क्लास में तो आप समझ रहे हो। तो यह जो है प्रोसेस था आपका जनन का। अब जो है नेक्स्ट हम लोग क्लास में जो पढ़ेंगे जैव विविधता के प्रकार। तो जैव विविधता के प्रकार जो है मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। एक अनुवांशिकता होता है, दूसरा प्रजातीय होता है, परिस्थिति तंत्र होता है। तो हम जो है नेक्स्ट क्लास में जो है या कल हम लोग स्टडी करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।